गुड मॉर्निंग बच्चों। वापस से आपके लिए लेके आया हूँ महाकवि कालिदास का सेकंड पार्ट। महान कवि कालिदास के बारे में लिखा है नरपत भैया ने, यानी कि नरपत बारहट जी। ये बहुत ही बेहतरीन लेखक में से एक है, क्योंकि इसने अपने जीवन के अंदर 60 से भी ज्यादा महापुरुषों के बारे में लिखा। एंड आज वो हमें बता रहे हैं महाकवि कालिदास जी के बारे में। कालिदास जी की परीक्षा लेते हैं राजकुमारी विद्योत्मा जी, एंड उसका बहुत ही मूर्खामी के साथ जवाब देते हैं हमारे कालिदास जी, पर फिर भी वो जीत जाते हैं। एंड आखिरकार मूर्ख कालिदास यानी कि मूर्ख युवक की शादी हो जाती है विद्योत्मा जैसी रूप सुंदरी, ज्ञानी एंड विदुषी। विद्वान होते हैं ना, उसको पुल्लिंग में कहते हैं, विदुषी स्त्रीलिंग में कहते हैं। तो विदुषी, ज्ञानी, सुंदर, संस्कारी, ऐसी पर थोड़ी सी घमंडी ऐसी विद्योत्मा से शादी हो जाती है। और एक दिन ऊंट ऊंट समझकर ऊंट बोलने जाते हैं, परंतु बोल देते हैं उटरू। उससे पता चल जाता है विद्योत्मा जी को कि ये तो मूर्ख है। एंड फिर क्या होता है, उसको बोलते हुए सुनकर विद्योत्मा जी चौंक उठती है। उसे पता चला कि उसका पति कोई विद्वान पंडित नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा मूर्ख है। पंडितों ने उसके साथ छल कपट किया है, इस बातों का अर्थ और निकाला है और मुझे कुछ और समझाया है। विद्योत्मा को बहुत ही मानसिक दुख पहुंचा और उसने अपने महल से कालिदास को निकाल दिया। उसके अंदर आने के प्रवेश के अंदर भी रोक लगा दिए, सारे द्वार बंद कर दिए। पर फिर हमारे जो कालिदास जी है उसको लगा कि भाई जीवन क्या है, कुछ नहीं है। मेरी पत्नी ने ही मेरा बहिष्कार किया, अब मैं जाके मर जाऊंगा। मरने की सोच रहे हैं, एक तालाब में जम मारने जा रहे हैं, तो उसके पीछे पीछे आ जाती है बकरी। अब बकरी को बचाने जाते हैं तो बकरी को जे उसके मालिक थे वो आते हैं, लाओ बकरी हमें वापस कर दो। बोला क्या करोगे तुम इसका? बोला हम इसकी बलि चढ़ाएंगे महाकवि के पास, महाकाली माता के पास। तो क्या अच्छा, उससे क्या होगा? बोला इससे माता जी हम पे प्रसन्न होगी, खुश होगी। बोला ठीक है, फिर एक काम करो, आप मेरी भी बलि चढ़ा दो। बोला नहीं नहीं नहीं, राजा ने तो नर बलि का मना किया है। तो कि नहीं नहीं नहीं, मैं कहता हूं ना, आप चढ़ा दो। तो इस तरह से हमारे जो महाकवि कालिदास जी है, वो काली माता के पास आप देख सकते हो यहाँ पर कि वो बलि के लिए तैयार हो जाते हैं। एंड सब तैयार होते हैं उसकी बलि देने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि महाकाली माता का ये कठोर उपासना की, जैसे ही बलि देने जाते हैं महाकाली माता प्रसन्न होती है एंड उसको वरदान देते हैं। एंड तब से ये कालिदास जो सिंपल काली थे, उसमें से महाकाली माता के उपासक दास बन गए और नाम बन गया कालिदास। उसको बहुत ही छोटे समय के अंदर कालिदास को सारी विधाओं का सिख प्राप्त हुआ, जैसे कि राजनीति, धर्मशास्त्र, साहित्य, उसे अच्छा ज्ञान प्राप्त हो गया। एंड फिर वो वापस आते हैं विद्योत्मा जी के पास। द्वार तब बंद थे। कवि ने उससे विद्वान होने का प्रमाण स्वरूप संस्कृत में द्वार खोलने के लिए वो अपने हिसाब से बोलते हैं और विद्योत्मा जी से प्रार्थना करते हैं कि अनावृतम कपाट द्वार देही, मतलब आप अपने कपाट यानी अपने जो द्वार है वो प्रवेश द्वार अब खोल दो मेरे लिए। तो उस वक्त विद्योत्मा जी उसको पूछते हैं कि अस्ति कश्चित वागोदेशी, क्या आपकी वाणी के अंदर कुछ विशेषता, कुछ ज्ञान, कुछ नॉलेज का भंडार आया कि नहीं? इस तरह से देखो, वापस से अभी भी दूसरी बार भी विद्योत्मा जी कालिदास के पास यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मूर्ख में से ज्ञानी बन जाए। कहते हैं ना कि एक सही इंस्पायर करने वाली पत्नी अगर मिल जाए तो आपका जीवन परिवर्तित हो सकता है। बस ऐसा ही कुछ था, है ना? और इस तरह से महाकवि कालिदास ने इसका जवाब देते हुए क्रमशः लाइन वाइज सबसे पहले कुमार संभवम, फिर मेघदूतम एंड तीसरा है रघुवंशम की रचना की एंड विद्युत जी को सुनाया। विद्युत जी जब उसके पंडित होने का विश्वास हुआ, तब उसने द्वार खोलकर महान कवि कालिदास का स्वागत किया। कालिदास जी हर क्षेत्र में गहरा अनुभव रखते थे, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे देवता हो, चाहे संगीत में हो। हर एक का वर्णन अपने साहित्य के अंदर करते थे। और प्रकृति के बिना कहते ना कि जीवन अधूरा है।
इसी तरह से कालिदास जी की उपमाएं विश्वविख्यात होने लगी। उसकी कोई तुलना, उसकी कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता है, उसका कोई जोड़ नहीं मिल सकता है। चरित्र चित्रण में भी महान कवि कालिदास की तुलना और कोई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई उसकी बराबरी करने वाला पात्र है ही नहीं। उसके पात्रों में, व्यक्तित्व में अपनापन लगता है, जिसे हमारे ही भारत के संस्कृत एंड संस्कारी एक व्यक्ति है, जो जीवन में निष्फलता से सफलता तक पहुंचे। हर बात बड़ी ही स्वाभाविक लगती है। कालिदास ने अपने काव्य में, नाटक में उसके द्वारा हमेशा यही बात बताई कि राजा जो होता है वो प्रजा का शासक नहीं, परंतु प्रजा का रक्षक होता है, यानी पिता होता है। उस समय के अंदर जो भी समाज के अंदर व्यवस्था चलती थी, उसका हमेशा कालिदास जी अपनी किताबों के अंदर वर्णन करते थे। और ऐसा समझ में आता है कि उन दिनों में उस समाज के अंदर नारी का स्थान सबसे बड़ा, ऊंचा माना जाता था। कवि कालिदास की रचना के द्वारा हमें ये पता चलता है कि नारी के अंदर लोगों को सम्मान, श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। इसके अलावा राजा विक्रमादित्य एंड कवि कालिदास जी ने अपनी रचना के द्वारा बताया कि नृत्य, संगीत, चित्रकला और शिक्षा के ऊपर भी बहुत सारा जोर दिया जाता था। इस तरह से महान कवि कालिदास के अलग अलग किताबों के द्वारा हमें ये पता चलता है। अच्छा, सबसे पहले अगर कालिदास जी ने कोई बुक लिखी तो उसका नाम माना जाता है दैट इज ऋतु संहारम। ये उसका पहला ग्रंथ था, याद रखिएगा। पहला ग्रंथ भी है एंड सर्वश्रेष्ठ यानी कि सबसे उत्तम ग्रंथ भी है, पर ये काव्य है। तो काव्य, उत्तम ग्रंथ एंड पहला ग्रंथ कालिदास जी का कौन सा है? दैट इज ऋतु संहारम। इसके अंदर क्या लिखा है? तो कि जो सृष्टि है, जो दृष्टि है, जो ऋतु है, उसकी निर्माता है प्रकृति, नेचर, और उसका हर चीज का बहुत ही खूबसूरत तरीके से वर्णन किया है। ये ग्रंथ अन्य ग्रंथों से भी ज्यादा बेहतरीन है, ऐसा कालिदास जी का मानना है, और हम सबका मानना पड़ेगा। जब आप ये बुक्स पढ़ोगे तो आपको आइडिया आएगा। इसके अलावा दूसरे भी ग्रंथ हैं, जैसे कि मालविका अग्निमित्र। अगर हम संधि डिजॉइन करेंगे तो बनेगा मालविका प्लस अग्निमित्र। ये कालिदास जी का दूसरा ग्रंथ है। और पहला नाटक, याद रखिएगा, पहला नाटक कौन सा है? मालविकाग्निमित्र। पर दूसरा ग्रंथ है वो भी मालविकाग्निमित्र कह सकते हैं, क्योंकि ऋतु संहारम जो था वो तो पहला ग्रंथ था, पर वो काव्य ग्रंथ था, जबकि ये नाटक ग्रंथ है। ठीक है, उसको 5 अंक के अंदर डिवाइड किया गया है। उसके अंदर 5 सेक्शन दिए गए थे मालविकाग्निमित्र में। और इसके अंदर एक राजा है, ये राजा का नाम है विदिशा। जैसे एक एरिया है ना, सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा, उसी तरह से विदिशा एक जगह है। तो वहां का राजा का नाम था अग्निमित्र। एंड विदर्भ विस्तार की राजकुमारी थी, उसका नाम था मालविका जी। तो मालविका एंड अग्निमित्र की प्यार की कथा, यानी प्रेम कथा, मालविका अग्निमित्र में है। तीसरा ग्रंथ है, उसका नाम है विक्रम उर्वशियम। उसमें कालिदास का ये दूसरा नाटक है। पहला नाटक है मालविका अग्निमित्र एंड दूसरा नाटक है विक्रम उर्वशियम, जिसके अंदर महाराजा पुरुरवा, ये है राजा पुरुरवा, एंड ये है उसकी प्रेमिका जिसका नाम है उर्वशी। उसकी प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। उसके बाद आता है कुमार संभवम। एक राक्षस था, उसका नाम था ताड़कासुर। अब ये तारकासुर ने शंकर भगवान से वरदान प्राप्त किया कि हे शंकर भगवान, मुझे आपका पुत्र ही मार सकता है और कोई नहीं। एंड उस वक्त ऐसा था कि शंकर भगवान की प्रथम पत्नी, जिसका नाम था सती, उसका अग्नि हवन कुंड के अंदर वो अपने अपने भस्मसात करवा देती है। सो अब तारकासुर को लगा कि अब शंकर भगवान शादी नहीं करेंगे। अब शादी नहीं होगी तो बच्चा नहीं होगा, और बच्चा नहीं होगा तो मेरा कोई वध कर सकता नहीं है। सो कोई भी कुमार यानी कोई भी बच्चा संभव नहीं हो सकता है, तो उसकी कहानी है। परंतु होता ऐसा है कि देवता गण मिलकर शंकर भगवान की दूसरी पत्नी यानी पार्वती जी के साथ शादी करवाते हैं। एंड उसका जो पहला कुमार, पहला पुत्र,
जिसका नाम है कार्तिकेय, है ना? तो कार्तिकेय भगवान जो है उसका जन्म होता है एंड तारकासुर का वध होता है। इसकी कहानी मिलती है कुमार संभवम के अंदर, ठीक है? एंड उसके बाद आता है हमारा 5वां ग्रंथ, जिसका नाम है मेघदूतम। मेघ का मतलब होता है बादल और ये एक खंड काव्य है। इसके अंदर शुरुआत में कालिदास ने बादल को एक दूत बनाया, एक मैसेंजर बनाया और नीचे पृथ्वी के ऊपर से कहानी चालू होती है, स्वर्ग तक जाती है, जहां पर कुबेर नगरी में अलकापुरी का रास्ता बताया गया है। इसके उत्तरार्ध के अंदर बताते हैं कि यक्ष और उसकी प्रियतमा, जो प्रिया है उसकी पहचानने के लिए मेघ को अलग अलग प्रकार के पॉइंट्स बताए कि ऐसे ऐसे इसको पहचान लेना एंड उसके द्वारा बादल को द्वारा संदेशा भेजा जाता है। ये काव्य जो है उसके अंदर बारिश का यानी कि वर्षा काल का एंड उसके अंदर वीर एक दूसरे को मिलते हैं, प्रेमी और प्रेमिका उसको मिलन कहते हैं, पर जब एक दूसरे से अलग होते हैं एंड जब दुख लगता है उसको विरह कहते हैं, है ना? तो वर्षा काल यानी कि बारिश का और विरह का बहुत ही खूबसूरत से वर्णन किया गया है। इसके अंदर भारत के बहुत सारे अलग अलग भूलोक भागों की भी जानकारी दे रखी है। रघुवंशम जो है वो एक महाकाव्य है। ये जो काव्य है ये भी इसके अंदर महाकवि कालिदास ने भगवान श्री राम के जो भी उसके वंशज थे उसके बारे में बताया गया है। आपने सुना होगा रामायण के अंदर कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो रघु राजा से शुरुआत कर कर राम भगवान के पुत्र लव कुश तक की बहुत सारी छोटी छोटी कथाएं इसके अंदर शामिल की गई और उस पुस्तक का नाम क्या दिया गया? रघुवंशम। ये एक महाकाव्य है। कवि कालिदास ने रघुवंशम की कथा कहने से पहले कह दिया था कि कहाँ सूर्य भगवान के समान तेजस्वी वंश और कहाँ मैं मोटी बुद्धि वाला सामान्य कवि। मैं तो एक छोटा सा तिनका हूं, पर फिर भी छोटी सी नाव लेकर ये समुद्र को पार करने की कोशिश करता हूँ। मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं इस समुद्र को पार कर सकूं। और फिर उसने धीरे धीरे करके सूर्यवंशी के राजा दिलीप से लेकर कुश तक की कहानी उसने बताई। अनेक उत्तराधिकारी यानी कि जो उस समय अयोध्या नगरी था उसके राजा जो बनते हैं ना उसको कहते हैं उत्तराधिकारी। उसके बारे में बहुत खूबसूरत तरीके से रघुवंशम नाटक में सॉरी महाकाव्य में लिखा है। अब बात करते हैं सर्वोत्कृष्ट यानी कि सबसे बेहतरीन नाटक, जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। महाकवि कालिदास का ये 7वां और अंतिम सबसे बेहतरीन ग्रंथ में से एक है। अभिज्ञान शाकुंतलम उसका तीसरा नाटक है। उसमें 7 यानी 7 अंक है। महाकवि कालिदास इस नाटक में राजा दुष्यंत एंड उसकी प्रियतमा जिसका नाम था शकुंतला, उसकी प्रेम की कथा बताई है। इस तरह से महाकवि कालिदास ने आज के हमारे संस्कृत साहित्य में सबसे बेहतरीन कथाओं में से एक कथा ये लिखी है। उसकी रचना आज भी साहित्य लिटरेचर में, शासन में, राजनीति में, समाज में, जन विश्वास में, भूगोल में, ललित कला और स्थापत्य के अंदर सारी झलकियां मिलती है कि उस समय कैसा शासन था और कैसे राजा थे। तो ये थे हमारे कालिदास जी। अब आगे हमारा वीडियो आने वाला है, वो है कैसे वाक्य बनते हैं, वाक्य के कैसे कैसे प्रकार होते हैं। वो हमारा हिंदी ग्रामर का ये वीडियो बनेगा, तो उसके लिए इंतजार करो कि आपको कुछ नया चाहिए तो नीचे कमेंट्स करो और हमें बताओ कि क्या चाहिए नया एंड क्यों चाहिए नया। ठीक है, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।